हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन बच्चों। तो यहाँ पे ये सेशन है हमारा एनएचपीसी जेई का 2025 का पेपर, क्योंकि मैंने इसका पहला पार्ट जो है वो बच्चों करवाया था इससे पहले सॉल्व, ठीक है, लास्ट वीक में। और मुझे लगा था शायद ज़रूरत नहीं है इसके आगे के सॉल्व करवाने की, बच्चे कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मैसेज आ रहे थे बच्चों के, और आज भी बच्चों ने बोला, तो मैंने कहा लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे बच्चों 1 से 70 अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं जो मैंने सॉल्व करवाए थे, तो आप इसी प्लेलिस्ट में एनएचपीसी जेई 2025 पेपर बाय राहुल सर करके डाल के भी देख सकते हैं, और एनएचपीसी की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 71 to 140 क्वेश्चंस, ठीक है ना, ताकि वो पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। और दूसरा उद्देश्य ये भी रखिए कि जिसने एनएचपीसी का पेपर दिया है वो तो इस पेपर को जानता ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये भी जरूरी है कि अगर आपने इस एनएचपीसी के पेपर को नहीं भी दिया है तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आज की डेट के पेपर को समझने का, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको एनालिसिस भी बताया था कि ये कुछ इस तरह का पेपर है जहां पे आप ये देख सकते हैं कि नए लैंग्वेज के क्वेश्चंस क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बट यहाँ पूरा का पूरा 140 क्वेश्चन जो है वो सब बिल्कुल नया लैंग्वेज में है। मतलब आप कह सकते हो कि एआई जनरेटेड है, ये एआई की हेल्प से बनाया गया है, बिकॉज ये आपको रिपीटेड लैंग्वेज कहीं से नहीं मिलेगी। तो ये इसका एनालिसिस मैंने बहुत डिटेल में किया था, पूरी रात लगा के किया था, उसके बारे में मैंने शॉर्ट भी आपको डाला था, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब कॉन्टैक्ट में हैं तो उस बहाने भी आप इस पेपर को देख सकते हैं कि किस तरह के नए क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं अब आने वाले पेपरों में। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे। अ फोर्स ऑफ 120 किलोन्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बच्चों ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 120 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन इट्स जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखो बहुत सिंपल सा है बच्चों, आपको जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है ना, जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई एक्स डायरेक्शन है, मान लीजिए कोई वाई डायरेक्शन है आपका, और कोई जेड डायरेक्शन है। अब उसने कहा कोई भी एक फोर्स जो आपका लग रहा है वो फोर्स x के साथ 60 डिग्री बना रहा है, y के साथ 80 डिग्री बना रहा है एंगल, और z के साथ जो है वो 120 डिग्री बना रहा है। अब आपको जरूरी नहीं है कि फिगर में सब शो करना है, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये एंगल जो है वो 60, 80 और 120 डिग्री के बन रहे हैं। तो वो कहीं भी वो फोर्स होगा तो वो फोर्स x के साथ 60 डिग्री में बना रहा होगा, ठीक है ना, y के साथ वही सेम फोर्स y के साथ 80 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता एग्जांपल के लिए, ठीक है, और z के साथ वो 120 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वो कहां वो एंगल जो है वो फोर्सेस जो है वो होंगे। क्लियर है? तो बहुत आसानी से ये बात जो है वो समझ में आ जाती है। तो अब आपको सिंपल क्या करना है वो कि डिटरमाइन द इट्स z कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखो बहुत सिंपल है, अगर आप बाकी सब छोड़ दो, आप सिर्फ z एक्सिस पे ध्यान दो, तो मान लीजिए मैं इसको z एक्सिस बोल देता हूं, तो z एक्सिस के साथ वो फोर्स जो है, कोई भी वो फोर्स है, वो कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही दिखा रहा हूं, ये कोई 120 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है। 120 डिग्री अगर आपको एक्चुअल दिखाना है तो यू कैन शो लाइक दिस कि आपका 120 डिग्री कुछ मान लीजिए यहां है कहीं, तो यू कैन से दिस इज 120 डिग्री एंगल, मान लेते हैं एग्जांपल। तो आपको वो कह रहा है कि बताइए z कंपोनेंट में फोर्स क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको आप रिजॉल्व करोगे तो इट विल गो f cos 120, है ना, ऐसे ही तो आएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट का क्या जाएगा, f sin 120। तो दिस इज द कंपोनेंट जो z डायरेक्शन में होगा, सिंपल। तो यू कैन ओनली से दैट fz इज इक्वल टू f cos 120। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि बच्चों को कंफ्यूज कर सकता था, दैट इज द ओनली क्वेश्चन कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था। बाकी अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो यू कैन इजीली आंसर। अब cos 180 कितना होता है, cos 120 कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस कितना, 180 माइनस दैट इज आपका 60, cos 180 माइनस 60, तो इट विल बिकम cos 120 डिग्री कितना होता है, माइनस का हाफ cos 60, तो दैट इज माइनस का 1/2 यू कैन से, तो इट विल बिकम माइनस का 60 किलो न्यूटन। तो अगर मैं बात करूंगा फोर्स fz डायरेक्शन की, तो यू कैन आंसर माइनस का 60 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन थोड़ा और बेहतर हो जाता ऑप्शन अगर इसमें आपका ऑप्शन प्लस का 60 भी होता, तो मे भी हो सकता था बच्चे काफी गलत कर जाते, लेकिन मेरे ख्याल से सभी ने ये आंसर जो है वो आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। इन अ सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, ये मैंने पढ़ाया था बच्चों, आपको याद होगा, अभी रिसेंट भी पढ़ाया था मैंने, सेपरेटिंग और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर वाली क्लासेस में मैंने पढ़ाया था कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर क्या होते हैं, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो उसमें मैंने अच्छे से इनके फंक्शन भी बताए हैं। तो वो कह रहा है ना, सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर द स्टीम विल बी एट मिनिमम प्रेशर। स्टीम जो है वो मिनिमम प्रेशर पे कहाँ होती है। अब आप सबको पता है बच्चों सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का काम क्या है,
टू फिजिकली सेपरेट द सम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द वेट स्टीम। जो वेट स्टीम है उससे वाटर ड्रॉपलेट्स को अलग करना, दैट इज वर्क ऑफ अ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। उसके बाद थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का काम क्या है, मतलब सेपरेट करने, सेपरेटर का काम तो यही है। उसके बाद थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का काम क्या है कि जो टू कन्वर्ट द रिमेनिंग रिलेटिवली ड्राई स्टीम इनटू अ सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है ना, सुपर स्टेट ऑफ अर्लियर मेजरमेंट। तो यहां पे याद रखिए जब हम लो की बात करते हैं तो लो यहां पे कहां होता है, तो लो होता है हमेशा आफ्टर थ्रॉटलिंग। तो आफ्टर थ्रॉटलिंग, ठीक है, तो आफ्टर सेपरेटिंग यूनिट, बिफोर सेपरेटिंग यूनिट, बिफोर थ्रॉटलिंग यूनिट या आफ्टर थ्रॉटलिंग यूनिट। तो याद रखिएगा द आंसर विल बी आफ्टर थ्रॉटलिंग यूनिट, ठीक है। तो अगर ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर आपने पढ़ा है वो टॉपिक तो आसानी से कर लोगे, जिसने नहीं पढ़ा है वो इसको छोड़ देगा। तो मैंने भी पढ़ा रखा है ये रिसेंट, तो अब आप कर सकते हो इसको। जबकि मैंने जब डाला था कैलोरीमीटर का टॉपिक तो किसी ने पढ़ा ही नहीं यूट्यूब में, कुछ ही बच्चे हैं बेचारे, हमारे 200-250 बच्चे बस वही देखते हैं, उसके बाद किसी ने पढ़ा ही नहीं है। जबकि वहाँ डाला हुआ है, अगर वो पहले से पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेते आप, लेकिन देखा नहीं किसी ने। और जो अभी चौंक रहा होगा ना कि अरे पढ़ाया है क्या सर ने, तो बस वही गलती है बेटा आपकी कि यूट्यूब में हम कोई अच्छा कंसेप्ट क्यों डाला था, हमने पेपर से पहले क्यों डाला ये चीज़ें, इसलिए डाली जाती है क्योंकि अभी एसएससी में भी इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में आपका डाला, तो जिसने नहीं देखा उसकी मिस्टेक है ये। द एंथैल्पी, और मैंने वहाँ न्यूमेरिकल भी, वहाँ पर क्वेश्चन भी करा रखे मैंने, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा रखे हैं ताकि आप एमसीक्यू भी कर पाओ, फिर भी नहीं करेंगे। द एंथैल्पी ऑफ वेपर, इस पेपर से एक हफ्ते पहले की बात है, हफ्ते के 3-4 दिन पहले की बात है बस, जब ये अपलोड हुआ है। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मिनिमम एट, तो यू नो दैट बच्चों एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मिनिमम कहाँ होती है, मिनिमम एट। अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मिनिमम की बात वो कर रहा है। वैसे तो मिनिमम टेंस टू 0 चला जाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि 373 केल्विन, ट्रिपल पॉइंट या एब्सोल्यूट 0 इन जगहों में जो है वो आपकी मिनिमम तो नहीं है। तो फिर अपने पास ऑप्शन क्या बचा, क्रिटिकल टेम्परेचर, कि क्रिटिकल टेम्परेचर में लगभग 0 हो जाती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं सुटेबल ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, पहले मैं देख लूँ क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं हो रही होगी तो दिक्कत हो जाती है फिर। चलिए हो रही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुपर हीटेड स्टीम। यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है सुपर हीटेड के लिए। अ ग्रेटर हीट कंटेंट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम लीड्स टू मोर स्टीम कंजप्शन फॉर अ गिवन आउटपुट। वो कह रहा है अ ग्रेटर हीट कंटेंट ऑफ सुपर स्टीम लीड्स टू, मतलब ज्यादा हीट कंटेंट होने की वजह से जो स्टीम का कंजप्शन है वो आउटपुट में ज्यादा लगता है। बिल्कुल गलत बच्चों, ज्यादा हीट होती है तो वो एक्सपैंड ज्यादा अच्छे से होती है, तो वहां पे कम लगता है। तो ये मेरे हिसाब से पहला ही स्टेटमेंट जो है वो मुझे गलत नजर आता है, तो यही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, जिसकी वजह से यही आंसर होना चाहिए। बाकी वैसे और भी पढ़ सकते हैं। इट अलाउज हायर वर्क कैपेसिटी विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर, बिल्कुल सही। The moisture content of steam leaving the steam turbine can be kept within the safe limits, बिल्कुल सही। Super heating is done generally by utilizing the heat of waste furnace, बिल्कुल सही बच्चों। ये सब चीज़ें सही लिखी हुई हैं कि हम लोग वेस्ट हीट का यूज़ करके सुपर हीटर चलाते भी हैं। मॉइस्चर कंटेंट की जो है वो हमारा कम कर देता है स्टीम टरबाइन से निकलने वाला, और इट अलाउज हायर वर्क कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है बिना प्रेशर, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर बढ़ा रहा है वो स्टीम को, हीट अप कर रहा है टेम्परेचर को, है ना। तो सारे सही हैं तीनों पॉइंट, जो इनकरेक्ट है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नजर आता है। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कह रहा है डायमेंशंस आर स्केल डाउन यूजिंग द आइसोमेट्रिक स्केल। ये क्वेश्चन सेम टाइप का पहले भी आया है फर्स्ट हाफ में 1 to 70 के बीच में, आपको याद है। उसमें भी आइसोमेट्रिक पोजीशन के उसमें उल्टा पूछा था कि किस में हम स्केल, जो हमारा जो इमेज है वो डी स्केल होता है, मतलब छोटा होता है, ऐसा कुछ था। तो आइसोमेट्रिक पोजीशन उस टाइम आंसर था, है ना, याद है ना आपको। वही सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया उल्टा अब। तो ये एआई का काम है बच्चों। डायमेंशंस आर स्केल डाउन यूजिंग द आइसोमेट्रिक स्केल, सर्कल्स अपीयर्स एज अ सर्कल्स, ऑल फेसेस, ये गलती है बच्चों। ट्रू बताना है तो ये साफ गलत है। सर्कल हमारा आइसोमेट्रिक में कभी भी सर्कल नहीं दिखता जब तक वो फ्रंट में ना हो, नहीं तो सर्कल्स हमारा आइसोमेट्रिक में, फ्रंट में तो मतलब हो ना हो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइसोमेट्रिक में हमारा सर्कल जो है इलिप्स नजर आता है। ऑल फेसेस आर ड्रॉन इन द ट्रू शेप, ये भी गलत है। इट यूजेस द सेम स्केल एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो ये भी गलत है।
तो हमारा साफ साफ है कि सही आंसर जो है वो हमारा ए ही है। ये भी मेरे हिसाब से आंसर कर दिया होगा बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी के 3 गलत हैं, वो हटा के भी आंसर मिल जाएगा आपको अगर कन्फ्यूजन होगा भी तो। In the TS diagram of a Otto cycle, the entropy remains constant and the temperature increases in। तो बच्चों सबको पता है यहाँ पे कि अगर हम ऑटो साइकिल की बात करें, तो यू नो दैट द पीवी डायग्राम, ऑटो साइकिल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ट्रांसफर होता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ट्रांसफर होता है यहाँ पे और यहाँ पे, Q in एंड Q आउट, ठीक है। और यही जब हम TS में बनाते हैं तो आइसोथर्मल आइसोट्रॉपिक हमारा ये हो जाता है फिर, ठीक है ना, जहाँ पे आप कह सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम कुछ इस तरह से, क्लियर है। तो वहाँ पे हमारा यही प्रोसेस ऐसे नज़र आती है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है Q in एंड Q आउट। तो अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इन द TS डायग्राम ऑटो साइकिल द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन। तो बच्चों यहाँ पे आप सबको पता है एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है और टेम्परेचर आपका बढ़ता है कब, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एक्सपेंशन में टेम्परेचर ड्रॉप होता है और कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होनी चाहिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बहुत आसान है बच्चों, तो आप आसानी से आंसर जो है वो कर सकते हो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी ने गलती करी है तो भैया ये है सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने भी जो OMR सीट से क्वेश्चन उठाया तो उस बच्चे ने भी गलत आंसर किया था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन किया था, तो गलत है वो साफ साफ। इसमें तो मतलब क्या कोई ट्रिक थोड़ी ना है। अब ये कोई तुम ये बोलो कि ये क्वेश्चन AI से आया है या BI से आया है या GI से आया है, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, यू शुड नो, ठीक है ना। जो थोड़े से कंफ्यूजिंग मैं कह सकता हूँ वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ यार ये मैंने देखा नहीं तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं वहां मान लेता हूँ आपकी बात। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो या गलत कर रहे हो तो ये फिर सरासर आपकी मिस्टेक है, इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। समझ आ रही ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड फॉर अ फ्लाईव्हील। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यू नो दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर CS, दिस इज द फॉर्मूला। तो यू कैन राइट, तो आई थिंक ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ही हुआ है सेकंड में, है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 2 जो है वो ऊपर आना चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन तो हम सीधा आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्कशन। What is the formula for determining the number of friction surfaces for a multi-plate clutch? Multi-plate clutch बताओ, number of friction surface। तो ये फॉर्मूला बच्चों देखो बचपन से आप पढ़ रहे हैं, ये वाला भी कोई नई चीज़ नहीं है ना। N इजिकल टू नंबर ऑफ ड्राइविंग प्लेट्स प्लस नंबर ऑफ ड्रिवन प्लेट्स, N1 प्लस N2 माइनस 1 पढ़ रहे हैं ना। एक ही चीज़ तो बताइए आपको मल्टीपल प्लेट में क्लच में। तो ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नया क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अच्छा लग रहा है, बाकी है कुछ नहीं नया। N1 प्लस N2 माइनस 1, तो N1 प्लस N2 में अगर किसी को पता नहीं है, ड्राइवर और ड्राइविंग और ड्रिवन प्लेट की बात हो रही है, तो गलतियां हो सकती है, बाकी गलती नहीं हो सकती। तो बहुत आसानी से जो है वो आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे B विल बी दी करेक्ट आंसर, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। दैट इज द सेम क्वेश्चन विच आस्क्ड अर्लियर इन द प्रीवियस पेपर्स। The principle that the pressure intensity in a fluid at a given depth is the same in all directions is known as। तो बच्चों प्रिंसिपल दैट द प्रेशर इंटेंसिटी इन अ फ्लूइड इन अ स्टैटिक फ्लूइड लिख देता तो और मजा आ जाता है स्टेटमेंट में। इन डेप्थ इज गिवन डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, उस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे। तो बच्चों अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप हटा दोगे, सरफेस टेंशन कोई प्रेशर लॉ नहीं है, हुक्स लॉ कोई प्रेशर लॉ नहीं है, विस्कोसिटी कोई प्रेशर लॉ नहीं है, दिस इज ओनली प्रेशर लॉ गिवन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता अगर मैं इसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी लिख देता, तो माइट बी देयर आर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अभी इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चले हम, इन द पीवी डायग्राम ऑफ अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द वर्किंग फ्लूइड एंटर्स द कंप्रेसर आफ्टर द, इन द पीवी डायग्राम ऑफ अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, यू नो दैट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल, द वर्किंग फ्लूइड एंटर्स द कंप्रेसर आफ्टर द। कंप्रेसर में किसके बाद आता है बच्चों, सिंपल सी बात है, किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल की आप बात करें तो देयर इज अ इवेपोरेटर, देयर इज अ कंप्रेसर, देयर इज अ कंप्रेसर, ठीक है ना, देयर इज अ कंडेंसर एंड देयर इज अ थ्रॉटलिंग। यही 4 चीजें होती हैं बच्चों, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको कह रहा है आफ्टर द कंप्रेसर, कंप्रेसर से पहले क्या है, द वर्किंग फ्लूइड एंटर्स द कंप्रेसर आफ्टर द, आफ्टर किसके बाद, इवेपोरेटर के बाद। तो यू कैन इजीली आंसर इवेपोरेटर। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। चलें आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोप ड्राइव। अब देखो
रोप ड्राइव, जहां चेन ड्राइव रोप ड्राइव आ जाता है, भाई मैं पीछे हट जाता हूं कि रैली में इन चीज़ों के बारे में इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप पढ़ो इन चीज़ों के बारे में भी। मतलब कंसेप्ट तो मैं कहूँगा रहने दो, कंसेप्ट तो नहीं, क्योंकि रोप ड्राइव और चेन ड्राइव के अगर कंसेप्ट पढ़ने जाओगे तो सब ऊपर से जाएगा, कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं आपको पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन तब भी कर लोगे। लेकिन देयर इज अ नीड कि उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को करो। तो आई विल टेल यू कि स्टैंडर्ड रोप और चेन ड्राइव के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम करवाएंगे, उसमें ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी मेरे एमसीक्यू सेशन होंगे, चाहे वो ऐप में हो या यूट्यूब में हो, प्लीज आने वाले सभी मेरे एमसीक्यू सेशंस को जरूर देखिए। बिकॉज अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन सा वाला, लेकिन जहां पे भी मैं आपको एमसीक्यू करता हुआ दिखाई दूंगा, आप जरूर देखिए उस सेशन को। बिकॉज अब मैं यही सब स्ट्रेटेजी से चल रहा हूं कि क्या करें। मैंने अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसी चीज में करा है कि नया अपग्रेड क्या, ताकि मैकेनिकल पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास एक ऐसी मैकेनिकल कंटेंट हो जिससे पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोप ड्राइव। रोप ड्राइव के लिए आपको कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां करेक्ट नहीं पता हो तो रोप ड्राइव का इनकरेक्ट कहां से लाएंगे, चलिए पढ़ते हैं। फ्रिक्शन ग्रिप इज मोर देन द बेल्ट ड्राइव। अब यहां पे देखो, ये तो कुछ जनरल स्टेटमेंट है जिसको आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि फ्रिक्शन ग्रिप जो है वो रोप ड्राइव में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव के। लगता है आपको, है ना? बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। प्रिफर्ड फॉर लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस, बिल्कुल लॉन्ग सेंटर, ये भी सही स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स बताया था वहां पे मैंने बताया था आपको कि चेन ड्राइव रोप ड्राइव जो है इनमें ऑब्वियसली बात है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है। तो अगर हम चेन रोप ड्राइव से भी कंपेयर करेंगे तो यहां पे हम कह सकते हैं कि प्रिफर्ड फॉर लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। रिजल्टेंट ड्राइविंग टेंशन इज मोर देन द बेल्ट ड्राइव, कि जो रिजल्टेंट ड्राइविंग टेंशन होता है वो बेल्ट ड्राइव से ज्यादा होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो भी हम सही कहेंगे। टेंशन इन इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां पे जो डी स्टेटमेंट है बच्चों, दिस इज द ओनली स्टेटमेंट जो यहां पे इनकरेक्ट है, कि टेंशन इन इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो भी यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बिकॉज रोप हैज अ सिंगल डाया और सेम साइज होता है। तो ये जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। तो थोड़ा सा मैं कहता कि चलो छोड़ सकते थे इसको, जबरदस्ती नहीं करते आंसर अगर आपको पता नहीं था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, when a body slides or tends to slide on a surface on which it is a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface, resting force is called। अरे बच्चों, अब इसको अगर ध्यान से स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। टेंस टू स्लाइड, जब टेंस टू स्लाइड होता है तो कहां पहुंचता है? वी ऑल नो दैट कि जब टेंस टू स्लाइड होता है तो आपके मैक्सिमम में पहुंचता है, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आंसर भी वही होना चाहिए, दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंगल वैंगल इन सब का तो कोई आंसर का मतलब ही नहीं है ना? तो यू कॉल इट एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज अ ट्रू स्केल फैक्टर यूज इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, नॉट आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब यहां पे वही बात है बच्चों कि आपको ट्रू स्केल फैक्टर कौन सा लेना चाहिए। तो अभी जैसे हमने बात की थी कि इट शुड बी रिड्यूसिंग, अब प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर नहीं हो सकता, तो अब इन दोनों में कौन सा होगा? ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ट्रिकी फिर हो गया था कि बच्चों जिसको नहीं पता तो वो कोई 0.916 करके आया, नहीं तो फिर चलो इसको भी मैं कहता छोड़ देते अगर आपने नहीं समझ में आ रहा था तो यू कैन लीव, क्योंकि अगर नहीं पता तो, क्योंकि रिड्यूसिंग तो पता था पर ये दो में से कौन सा आंसर था ये किसी को नहीं पता होगा, तो यू कैन लीव इट, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन कंपेयरिंग द टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड एंड अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल आउटर डाया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो ये जो है वो क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, टॉर्जनल स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट। तो कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो यहां पे वो बोल रहा है सेम मटेरियल आउटर डाया। आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है वो स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट बताना ना, ट्रू। द सॉलिड शाफ्ट ऑलवेज हैज ग्रेटर टॉर्जनल स्ट्रेंथ, the hollow shaft can have equivalent torsional strength with less weight, the hollow shaft always has a greater torsional strength, the both shafts have equal torsional strength regardless of weight। अब बताओ बच्चों, बताओ। अब आपको पता है बच्चों, हमने कंडीशन बताई थी कि अगर दोनों की टॉर्जनल स्ट्रेंथ सेम है, हॉलो और सॉलिड की, तो हमें सबको पता है कि हॉलो का जो वजन जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड की। तो हॉलो सस्ती पड़ती है क्योंकि उसका वजन कम है, मटेरियल कम लग रहा है ना? यही स्टेटमेंट साफ सेकंड वाले में लिखा है, द हॉलो शाफ्ट कैन हैव इक्विवेलेंट टॉर्जनल स्ट्रेंथ विद लेस वेट। इसी स्टेटमेंट को उसने, देखो हमने दो ही तो पढ़े थे इसमें, वो कहता है अगर वेट सेम है तो हॉलो जो है वो ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर करेगी। अब वेट सेम तो उसने बोला ही नहीं है,
तो फिर आप इसमें टॉर्जन ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने ये टिक कर दिया था, हॉलो शाफ्ट ऑलवेज हैव ग्रेटर टॉर्जन। ऑलवेज हैव नहीं है, ऑलवेज हैज नहीं है बच्चों, ओनली ऑन दैट व्हेन देयर वेट्स आर इक्वल। जब वेट इक्वल होंगे ओनली ऑन दैट केस द टॉर्जन हॉलो शाफ्ट हैज अ हायर टॉर्जन स्ट्रेंथ देन सॉलिड शाफ्ट। बट उसने वेट इक्वल कहीं बोला नहीं है, तो आपको ये स्टेटमेंट ढूंढना नहीं था। तो आपको क्या ढूंढना था फिर? अगर दो ही तो कंडीशन बताई थी, कंपैरिजन ऑफ सॉलिड और हॉलो में मैंने दो ही कंडीशन पढ़ा रखी है, या तो ये या ये, तो ये उसने बोला नहीं है तो फिर ये ढूंढना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट साफ लिखा हुआ है सेकंड वाला, तो इट शुड बी अ आंसर सेकंड। तो ज्यादातर बच्चों ने थर्ड जिन्होंने आंसर कर दिया, बहुत बच्चों ने किया होगा, आई नो दैट, आपका भी मन जानता होगा। तो यही वो क्वेश्चन है जहां पे आप कह सकते हो, इसको मैं सिली मिस्टेक नहीं कहूंगा, इसको मैं कह सकता हूँ कंसेप्चुअल कंफ्यूजन कह सकते हैं आप इसे, कंसेप्चुअल कंफ्यूजन, कि आपने इसका सेकंड कंडीशन, जो कंडीशन है वो नहीं पढ़ी, आपने सीधा आंसर कर दिया। तो इट कैन बी ऐसा, चलो ये भी माफ कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं, वैसे माफ करना नहीं चाहिए क्योंकि ये इन्हीं गलतियों से हमें बचना है, बट चलो ये हम इनकरेक्ट में मान लेते हैं आप लोगों की गलती हो गई। अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल क्लच किसके वजह से ऑपरेट होता है? तो उसका कंडीशन ही यही होता है कि जब घूमता है तो मास जो है वो इधर इधर ट्रांसफर करता है, जिसके वजह से जो है हमारा क्लच जो है वो ग्रिप कर लेता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। तो आई थिंक दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ना बेल्ट का टेंशन है उसमें, ना हाइड्रोलिक कोई प्रेशर है उसमें, तो मतलब बाकी के ऑप्शन इतने सड़े हैं कि यू कैन इजीली आंसर कि वो होना चाहिए। बट कई बच्चों ने इसे सेंट्रीपिटल फोर्स आंसर कर दिया, वहीं थोड़ी गलती हो गई। आई थिंक दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द स्लीव इन अ डेड वेट पॉटर गवर्नर। अब देखो ये क्वेश्चन भी कह सकते हो लैंग्वेज में नया है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ अलग नहीं है ना, पूछी तो वही बात है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। द मूवमेंट ऑफ द स्लीव इन अ डेड वेट पॉटर गवर्नर। पॉटर गवर्नर मूवमेंट ऑफ स्लीव क्या है? moves randomly, is downward when the speed increases, is downward when the speed decreases, is upward when the speed decreases। तो you know that कि बच्चों कि स्लीव हमारा है और बॉल है हमारी, तो जब हमारी बॉल हायर स्पीड में घूमेगी, स्पीड मतलब आपकी ओमेगा इंक्रीज करेगी, तो स्लीव जो है वो ऊपर जाएगा, स्लीव जो है वो हमारा ऊपर जाएगा, यू ऑल नो दैट। तो यहां पे हम कह सकते हैं इज अपवर्ड व्हेन द स्पीड डिक्रीजेज, नो। इज डाउनवर्ड व्हेन द स्पीड डिक्रीजेज, तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंक्रीज स्पीड इंक्रीज होने में अगर डाउनवर्ड लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज डाउनवर्ड व्हेन द स्पीड डिक्रीजेज, उल्टा हो जाएगा इसका, जो मैंने बनाया इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि जब ओमेगा घटेगा तो स्लीव जो है वो डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां पे भी कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक इन क्रॉस फ्लो टरबाइन। अब क्रॉस फ्लो टरबाइन बच्चों, कितने बच्चों ने पढ़ा होगा क्रॉस फ्लो टरबाइन? ये तो पता है ना फंक्शन क्या होता है क्रॉस फ्लो टरबाइन का, पता है, तो उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको कौन सा है, डिस्क्राइब करके। इट ऑपरेट्स एज अ रिएक्शन टरबाइन विद प्रेशर वेरिएशन अलोंग द ब्लेड्स। इट वर्क्स अंडर फुली सबमर्ज्ड कंडीशन लाइक अ कैपलन टरबाइन। Its runner consists of a straight blades instead of curved ones. It has a cylindrical runner mounted on a horizontal shaft. तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि you can leave this question because cross flow turbines आपको इतना अच्छे से ध्यान नहीं होगा, बट याद रखिए वो अपने पास it operates as a reaction with pressure variation along the blades। थोड़ा थोड़ा बच्चे इसको सिमिलर कर सकते थे कि ए होगा शायद, क्योंकि वही एक, बाकी तो गलत आंसर है, पर ए ही है जो थोड़ा सा नजदीक जा सकता था कि हाँ यार रिएक्शन टरबाइन ही होगा या वो। लेकिन जो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका, इट हैज अ सिलेंड्रिकल रनर माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। तो ये इसका ज्यादा करेक्ट आंसर है, बट मैं वही कहूंगा कि यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है या ये नहीं किया है तो वो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों फटाफट। Which of the following process proceeds in such a way that the system remains in equilibrium state at all times? देखिए इक्विलिब्रियम, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो कौन सी प्रोसेस में जो सिस्टम हमारा रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा वो है ऑब्वियसली बात है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें भी नहीं है। अब व्हाट गवर्नर इज इफेक्टिव एट व्हाट गवर्नर, ये क्वेश्चन देखो मैंने करवाया आपको, आप मेरे एमसीक्यू से निकाल लीजिएगा, सेम का सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, सेम क्वेश्चन, और ये जितने बच्चे हमारे हैं उन सब ने ये सही किया होगा, बिकॉज सेम का सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था। मैंने कहा भी था इसमें 60-70 कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, पर 80 आरपीएम को आंसर कर देना। ये आपका है मैराथन में भी करवाया, मेरे को ऐसा ध्यान है मैराथन में भी करवाया। अब आप मानो ना मानो इस बात को जाके चेक कर सकते हो।
दैट इज 80 आरपीएम इज द करेक्ट आंसर। लगभग सब बच्चों ने सही किया जितनी रिस्पॉन्स शीट हमारे पास आई थी। विच ड्राइव हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, इनमें किसका कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो किसका होगा? गियर का होगा। तो रोप ड्राइव, बेड ड्राइव, फेड ड्राइव, ये सब ड्राइव का मतलब नहीं है, गियर ही है जिसका कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो रहेगा, जिसमें स्लिपिंग नहीं है। जिसमें नो स्लिपिंग होगी वही कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बना रहेगा। समझ में आई बच्चों बात? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज टू होल्ड सिलेंड्रिकल वर्कपीस इन अ मिलिंग मशीन? तो ये तो बहुत कॉमन, इसको आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी आया हुआ है कि आपको सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करना है, तो आप इनमें से कौन सा जो है वो होल्डिंग डिवाइस का यूज करोगे, और आंसर हमने बहुत बार कराया हुआ है इसका, डेट इज कॉल्ड वी ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन तो खैर किसी को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी को मैं कहूँगा एक तरह से पूरा रिपीटेड सेम का सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन? इनमें से टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कौन इंक्रीज करता है? अब आप सबको पता है कि ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्पीड के होते हैं। अब डिक्रीजिंग द पावर आउटपुट करोगे तो इंक्रीज करेगा नहीं, तो इसे कट कर दो। इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट करोगे तो इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग द नेट हेड करोगे या डिक्रीजिंग रोटेशनल स्पीड, तो साफ है यहाँ पे कि ये सब जो है वो आपके हट जाते हैं। ऑप्शन जो है वो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पे। क्लियर है? एक बार फिर से वॉइस चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट लोकस इन अ मल्टी स्टेज टरबाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। द पॉइंट लोकस इन अ मल्टी स्टेज टरबाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली द ब्लेड एंगल। द पॉइंट लोकस, एक सेकंड इसकी लैंग्वेज चेक कर ले, तो पॉइंट लोकस ही कह रहा है। इन अ मल्टी स्टेज टरबाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली द ब्लेड एंगल, ओनली द टरबाइन स्पीड, ओनली द फ्लो रेट, बोथ ब्लेड एंगल एंड द फ्लो कंडीशन। द पॉइंट लोकस इन अ मल्टी स्टेज, थोड़ा सा लैंग्वेज मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा था? पॉइंट लोकस इन अ मल्टी स्टेज टरबाइन इन्फ्लुएंस्ड बाय, चलो इस क्वेश्चन का तो मैं आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके कि किस एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं स्किप करता हूँ, बट शायद जो भी आंसर एनएचपीसी ने दिया उसको मैं अलग से ले लूँगा इस क्वेश्चन को। चलिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बेल्ट इन विच द सेंट्रीफ्यूगल टी। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बेल्ट इन विच द सेंट्रीफ्यूगल टी। ये भी अधूरा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कुछ होगा या आगे? कैलकुलेट द, ये कैसे क्वेश्चन है ये? अधूरे से कुछ। सेंट्रीफ्यूगल टी इन विच द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कुछ तो होगा, और ये मैं देख रहा हूँ ये OMR शीट में भी ऐसा ही है, ये सेम क्वेश्चन, आगे कुछ है ही नहीं। कुछ दिया रहा होगा बच्चों यहाँ पे, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने को कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की, तो वो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉपर, तो चीज़ें दी होंगी तो आंसर निकल ही आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट अलाउंस इन अ पैटर्न? देखिए, ड्राफ्ट अलाउंस बच्चों आप क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि टू रिमूव मोल्ड, है ना, रिमूव मोल्ड को आसानी से निकाल सकें, उसके लिए हम एक टेपर अलाउंस देते हैं जिसको हम ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं, है ना, फॉर द इजी रिमूवल ऑफ मोल्ड। अब इसमें पढ़ते हैं टू इंप्रूव द सर्फेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग, नो, टू प्रिवेंट मोल्ड डैमेज ड्यूरिंग पैटर्न रिमूवल, ओके, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड कैविटी, तो साफ है बच्चों आंसर, दैट इज बी। तो ये भी आसान है, कास्टिंग मैंने कहा ना, कास्टिंग अगर आप रिवीजन भी करते हैं तो ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं कि ड्राफ्ट अलाउंस क्यों देते हैं। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस इज ऑलवेज लाई। तो सेंटर ऑफ प्रेशर बच्चों कहाँ लाई करता है? ऑलवेज, जितना बॉडी पानी के अंदर होती है, जितना बॉडी पानी के अंदर होती है उसके सेंट्रॉइड पे, है ना, उसके सेंट्रॉइड पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, एट द फ्री सरफेस, अबव द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, है ना, बिलो दी, क्योंकि सरफेस है उसके सेंट्रॉइड पे किसे नीचे होगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ये भी आसानी हुआ। इन अ प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन ईच स्टेज टिपिकली इंक्लूड्स। तो बच्चों यहाँ पे कंपाउंडिंग आपने पढ़ी हुई है, प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होगा आपका? प्रेशर कंपाउंडिंग का मतलब है कि हमें प्रेशर को धीरे धीरे यूटिलाइज करना है। तो 1 नोजल एंड 1 मूविंग ब्लेड, 2 मूविंग ब्लेड, 1 कंडेंसर एंड 1 नोजल, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। तो कंडेंसर का तो कोई यूज ही नहीं है, तो ये तो हटा ही दो ऑप्शन में आप। अब बात है कि आपको प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें 2 मूविंग ब्लेड का भी कोई यूज़ नहीं है, ये भी हटा दीजिए। तो ये 2 तो ऑप्शन हट गए। अब है 1 नोजल 1 फिक्स्ड ब्लेड एंड 1 मूविंग ब्लेड, या 1 नोजल एंड 1 मूविंग ब्लेड।
तो अब आप यहाँ पे आंसर आसानी से कह सकते हैं बच्चों कि एक नोजल और एक मूविंग ब्लेड, ठीक है ना, क्योंकि आप क्या करते हैं, नोजल से वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और प्रेशर जो है वो आप क्या करते हैं, यहाँ के बाद आप वापस वेलोसिटी को इंक्रीज़ करा आपने, उसके बाद यहाँ आपने यूटिलाइज़ करा, फिर उसके बाद वापस आप क्या करते हो, प्रेशर को धीरे धीरे मूविंग ब्लेड में यूटिलाइज़ करते रहते हो, ठीक है ना, उससे बार बार वेलोसिटी बढ़ाओगे, प्रेशर को यूटिलाइज़ करोगे, तो दैट इज़ वन नोजल एंड मूविंग ब्लेड, वन नोजल एंड मूविंग ब्लेड, ठीक है। वेलोसिटी को हम बार बार इंक्रीज़ करते हैं और बार बार यूटिलाइज़ करते रहते हैं, तो यही उसका मेन मतलब होता है कि एक ही नोजल में पूरी प्रेशर को यूज़ नहीं करना है, थोड़ा प्रेशर ड्रॉप किया, वेलोसिटी इंक्रीज़ करी, मूविंग ब्लेड चलाया, फिर अगले में फिर प्रेशर ड्रॉप किया, फिर वेलोसिटी यूज़ करी, तो प्रेशर धीरे धीरे कंपाउंडिंग करके यूज़ होता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फ्लक्स इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग प्रोसेस में फ्लक्स का काम क्या है बच्चों, टू रिमूव ऑक्साइड्स एंड प्रमोट वेटिंग, टू मेल्ट द बेस मेटल, टू एक्ट एज अ फिलर मटेरियल, टू इंसुलेट द जॉइंट। तो बहुत आसान है बच्चों, ये सबको पता है कि ऑक्साइड रिमूवल के लिए एक तरह से शील्डिंग का ही काम करता है यहाँ पे फ्लक्स हमारा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी मेरे ख्याल से सबने सही कर लिया होगा। कैविटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप अकर्स व्हेन द सक्शन प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, तो बिल्कुल सही है, सॉरी बिलो दी, हाँ सक्शन प्रेशर, ठीक है, बिलो दी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो बहुत आसान है बच्चों, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ पे भी किसी को नहीं है। बैक गियर मतलब बल्कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप कह सकते हो कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयरली बेस्ड हो गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो सालों से पूछे गए हैं। बैक गियर यूज इन सिंपल लेथ इज अ पार्ट ऑफ विच गियर ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा कि बैक गियर यूज इन सिंपल लेथ, सिंपल लेथ में जो बैक गियर यूज होता है वो इन विच गियर ट्रेन, इनमें से किस गियर ट्रेन का पार्ट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि सबको पता था कि सिंपल गियर ट्रेन और रैपिड साइक्लिक तो है नहीं, लेकिन कंपाउंड गियर ट्रेन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कंपाउंड गियर ट्रेन होती है, बल्कि ये जो होती है वो एक एक्सिस में अलग अलग शाफ्ट में चलने वाली ट्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्टेड गियर ट्रेन, दैट इज कॉल्ड रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। If a hydraulic turbine has a cylindrical efficiency of 85% and a mechanical efficiency of 90%, what is the overall efficiency? सिलेंड्रिकल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी तो बच्चों सबको पता है, ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है तो हाइड्रोलिक और मैकेनिकल का मल्टीप्लाई करना होगा, तो वहीं से आपको आंसर 90 और 85 दिया है, तो 9 और 85 को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे सबको। तो कितना आ रहा है देख लीजिए फटाफट, ये आ रहा है आपका 0.76, तो मतलब 76.5%, 76.5%, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो सभी ने कर लिया होगा कि ना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन कन्वर्टिंग ऑर्थोग्राफिक व्यूज इनटू आइसोमेट्रिक पोजीशन। जब किसी ऑर्थोग्राफिक पोजीशन को हम आइसोमेट्रिक पोजीशन में यूज करते हैं तो किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायमेंशंस, लाइन थिकनेस, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू। इन सब की तो जरूरत है ही, लेकिन लाइन थिकनेस का कोई यूज नहीं है, तो ये भी आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते थे कि बी इज दी करेक्ट आंसर, जिसका कोई यूज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप का प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब फर्स्ट पर्पस क्या है स्टीम ट्रैप का। तो स्टीम ट्रैप आप सबको पता है, टू रेगुलेट द स्टीम प्रेशर, बिल्कुल नहीं, टू स्टोर स्टीम नहीं, टू रिमूव कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंसेबल। तो साफ साफ है बच्चों आंसर। तो ये देखो, ये सब क्वेश्चन कोई कंफ्यूजिंग नहीं है बच्चों। अगर किसी बच्चे ने ये सब भी गलत किए हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, ठीक है ना। जितने अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये सब आप सभी लोग जो है वो आसानी से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कटिंग द रनर्स इन द कोप एंड इन गेट्स इन ड्रैग फॉर फेरस मेटल। What is the main reason for cutting the runners in the cope and in gates, in the cope and in gates in the drag for ferrous metals? कि ferrous metals में हम लोग जो है, ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ferrous metals में हम लोग जो है वो क्या रीज़न होता है कि हम कटिंग द रनर्स को कोप और इन गेट्स में कट करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मोल्ड एंड, आपने देखा ना इस तरह से बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, इस टाइप से कि इनगेट हो गया, ये आपका कोप हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मोल्ड एंड मेक इट ईजियर टू हैंडल, नहीं ये तो नहीं है बिल्कुल भी। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मेटल, बिल्कुल नहीं। टू इंप्रूव द फ्लो ऑफ मोल्टेन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, देख सकते हैं। टू ट्रैप द स्लैग एंड ड्रॉस विच आर लाइटर एंड टेंड्स टू फ्लोट ऑन टॉप। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आंसर वैसे क्लियरली उसने दिया है, दैट इज
टू ट्रैप द स्लैग एंड ड्रॉस विच आर लाइटर एंड टेंड टू, तो ये गलत है बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर, टेंड टू फ्लोट ऑन द टॉप। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ये चीज़ तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, अगर नहीं भी ध्यान है तो ज़रूर पढ़िएगा। जब भी जमाल सर से डिस्कशन हो तो बोलना उनको ये थोड़ा इस क्वेश्चन को क्लियर करें, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आया भी नहीं है, ये भी एक नया क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, इस लैंग्वेज में तो नया है, जनरली पूछा गया है लेकिन इस तरह से कभी नहीं पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, टू ट्रैप द स्लैग आप हमेशा ध्यान रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्लैग को ट्रैप करने के लिए जो उसके जो, क्योंकि वो लाइटर होता है और टॉप में फ्लो करता है ना, फ्लोट करता है, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे ये ऐसा इंगेट करते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल करेक्ट है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो थर्मल एफिशिएंसी कैसे दिखाएंगे बच्चों? तो ऑब्वियस ही बात है, एफिशिएंसी किसी की भी होगी तो वो वर्क आउटपुट अपॉन क्यू इनपुट होगी, ठीक है ना। तो क्यू वर्क आउटपुट है सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन इनपुट है अपना क्यू सप्लाइड। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे तो दैट फॉर्मूला विल बी बिकम बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो आसान है, बहुत आसान है, फॉर्मूला ही तो बताना था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अ कोन क्लच विद अ कोन एंगल दैट इज टू स्मॉल विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कह रहा है कोन क्लच है जिसका कोन एंगल बहुत कम है, विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई कोन एंगल कम है तो उससे क्या होने वाला है, और हमने देखा था कि कोन क्लच में जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो कोन एंगल का ही रहता है। तो क्लच में बिकम सेल्फ लॉकिंग, क्लच इंगेजमेंट बिकम स्मूदर, द स्लीपेज इंक्रीज, द टॉर्क ट्रांसमिशन इंक्रीजेस। तो देखो टॉर्क ट्रांसमिशन इंक्रीजेज और स्लीपेज, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। द क्लच इंगेजमेंट बिकम्स स्मूदर, क्लच इंगेजमेंट जो है वो आपका स्मूथ हो जाएगा, और द क्लच में बिकम सेल्फ लॉकिंग। अगर हम कोन एंगल दैट इज टू स्मॉल, अच्छा हाँ, इसको वैसे कैलकुलेशन से समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना, कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। अगर ये कैलकुलेशन मुझे दिख जाती है अभी थोड़ी सी तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और क्लियर से, क्योंकि याद नहीं रहता पूरा उसका फॉर्मूला तो किसी को भी, मतलब आप लोगों को तो रहना चाहिए, मुझे नहीं रहता पूरा याद कि क्या कैलकुलेशन एग्जैक्टली लेके चलते थे, क्योंकि म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक एल्फा करके तो हम लोग निकालते हैं, बट एक और कैलकुलेशन है जैसे हम फ्रिक्शन उसमें नहीं करते यूज़, हमारे फ्रिक्शन वाले केस में, क्योंकि कोन क्लच एक तरह का इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है जो एंगल ऑफ एल्फा पे डिपेंड करता है। तो वो इंक्लाइंड सरफेस पे जनरली क्या होता है, जैसे सेम वहाँ कंडीशन थी ना कि एंगल कम करते जाएंगे तो क्या होगा, उस टाइप से सेम कंडीशन यहाँ पे भी, एंगल कम करते हैं तो ये थोड़ी सी सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन होती है, ठीक है ना। बट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर देखता हूँ मैं, अगर मुझे अभी दिख जाती है थोड़ी कैलकुलेशन इसकी सेल्फ लॉकिंग वाली, क्योंकि जनरली किताबों में तो हर जगह नहीं होती है, तो मैं आपको अभी बता दूंगा, नहीं तो फिर आंसर बता के चलूँगा। कैलकुलेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कहीं है ही नहीं कैलकुलेशन, लेकिन ये एक बुक है, फॉरेन राइटर की बुक है, उसमें ये स्टेटमेंट लिखा भी था कि ये बिल्कुल वैसा ही सेम इंक्लाइन प्लेन वाली कैलकुलेशन उसमें थी, और वो फ्रिक्शन जो है उसमें इफेक्ट पड़ता है ना इस चीज़ का। तो जब कोन एंगल छोटा होता है तो कोन सरफेस जो है दैट हैव अ हाई टेंडेंसी ड्यू फ्रिक्शन, क्योंकि उसका इंक्रीज कर जाता है, समझ रहे ना। तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने से उसकी टेंडेंसी जो है वो आपकी बढ़ जाती है कि वो सरफेस पे स्लिप ना मारे, मतलब नो स्लिप कंडीशन, स्टिक हो जाए, चिपक जाए, रुक जाए। तो ऐसे में सेल्फ लॉकिंग कंडीशन क्रिएट होती है। तो आंसर जो है इसका रहेगा ये ए वाला आंसर ये रहेगा, लेकिन कभी थोड़ा सा मिल पाया कैलकुलेशन तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, बट वैसे समझने के लिए मैं आपको बता दिया जो कंसेप्ट है इसके पीछे, तो वो वही होता है एक्चुअली में। इन द कोफिशिएंट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.577 देन फाइंड आउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बहुत आसान है बच्चों, tan इनवर्स से आप लोग निकाल सकते हैं इसको, बहुत आसानी से निकाल लीजिए कितना आ रहा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल थी, आपकी कैलकुलेशन उसके लिए, मतलब आंसर निकालने के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर का नहीं था ना आपके पास कोई, और ये डिग्री है, ठीक है ना, ये सब डिग्री है, ये 0 नहीं है, ये सब डिग्री है, टाइपिंग में आ रखा है सब, दिस इज डिग्री। तो आप अंदाज़ा भी कर सकते हो वैसे 0.5 मतलब देखो लगभग हाफ वैल्यू है। अब अगर मैं tan इनवर्स को लगभग हाफ लूँगा तो आप इससे भी अंदाज़ा निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है ना। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है ना तो यू नो दैट कि म्यू इज इक्वल टू 10 फाई होता है
ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल्स टू जो आपका एंगल पूछ रहा है, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टेन इनवर्स ऑफ, अब देखो 0.577 तो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन यू शुड नो दैट कि टेन इनवर्स अगर मैं हाफ लेता हूँ तो ये क्या हो सकता है। तो यू नो दैट कि ये लगभग 30 डिग्री के आसपास ये जो है वो कैलकुलेशन बनेगी, है ना। तो 30 डिग्री के हिसाब से अगर आप देखो तो दिस इज दी एंगल। तो इसलिए अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो भी आप आसानी से आंसर तो कर सकते थे एटलीस्ट, ठीक है ना। यू कैन आंसर ईजिली। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जो एंगल दिए हैं आप ऐसा भी देख लो ना खुद ही कि जो एंगल दिए हैं उसमें मैं 1060, 1090, 1045, 1030 ऐसे करके भी वैल्यू निकाल के देखूँ तो आप बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू होगी। समझ रहे हैं ना बात। तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना ऐसे। तो इसलिए ये जो है आप लगभग इस तरह भी वैल्यू निकल सकते हो। हाफ तो नहीं कहूँगा मैं इसे, हाफ वैल्यू तो नहीं है ये, हाफ तो सिर्फ 0.5 होता है। ये लगभग ये वैल्यू हो जाती है 1/√3, 1/√3 की वैल्यू होती है। तो हाफ से थोड़ा कम है, देखिए 1/2 होता है हाफ, 0.5, ठीक है। और ये 1/√3 मतलब 1.73, ये होता है 0.577। थोड़ी बढ़ जाएगी ना, नीचे की चीज़ कम हो गई तो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ऐसा थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाते तो ये चीज़ हो सकती थी, क्योंकि 1045 1 होता है, 1045 1 होता है तो 0.577 है 1 और आपका 1/2, तो उसके हिसाब से आप बीच का आंसर आराम से निकल, मतलब कॉमन सेंस से ये हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू मेट फॉर द वॉल थिकनेस ऑफ अ स्फीयर टू बी कंसिडर थिन वॉल्ड। तो बच्चों सबको पता है कि अगर हम वॉल थिकनेस को थिन वॉल कंसिडर करेंगे तो वो 1/2 या ये तो नहीं होता आंसर, है ना। इट विल बी 1/10, 1/10 के रेशियो में होता है। तो अगर मैं उसे थिन बोल रहा हूँ, वॉल थिकनेस ऑफ ए स्फीयर टू बी कंसिडर थिन वॉल्ड बोल रहा हूँ, तो ये क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, है ना। ये क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 1/10 ऑफ द रेडियस के, ठीक है, लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आप आंसर कर सकते हो, दैट इज ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर थिक बोलेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो इसको आसानी से, ये भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। एट क्रिटिकल प्रेशर पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन इज 0, एंट्रोपी 0, सैचुरेटेड वेपर बिकम 0, बिकम्स अ गैस और सब्लिमेशन अकर्स फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। तो बच्चों इससे आसान क्या ही होगा, मतलब ये देखो सेम क्वेश्चन आ चुका है अभी भी पेपर में पहले कि क्रिटिकल कंडीशन में लेटेंट हीट कहाँ 0 होती है, यही पूछा था, ठीक इसका उल्टा। तो आप देख रहे हो कैसे जब हम AI या चैट GPT जैसे उसे पेपर बनाते हैं तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ऐसे आता है। इस पेपर में आपको कम से कम ऐसे 7-8 क्वेश्चन अभी तक हमें मिले हैं जहाँ पे ये पूछा गया है तो ये ऑप्शन है, और बाद में ये ऑप्शन वाली चीज़ पूछी गई है तो वो ऑप्शन है, ये ऐसा वाला। तो ये आता है, उसमें पैटर्न है, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा आपको आगे चीज़ें इस पर। और what type of velocity component which type of velocity components होना चाहिए are present in the velocity diagram of an impulse turbine। तो वेलोसिटी डायग्राम ऑफ इम्पल्स टरबाइन में कौन से कंपोनेंट्स आएंगे बच्चों, बहुत आसान है। एब्सोल्यूट रिलेटिव ब्लेड वेलोसिटी कंपोनेंट, ओनली एक्सियल वेलोसिटी, ओनली टेंजेंशियल, ओनली एब्सोल्यूट वेलोसिटी। पता है ये कितना आसान है आंसर करना। भाई वेलोसिटी ट्रायंगल अगर आप देखते हो तो वेलोसिटी ट्रायंगल में आप सबको पता है कि आपकी कौन कौन सी वेलोसिटी आती है, वी रिलेटिव भी आती है, एब्सोल्यूट भी आती है, और आपकी चाहो तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी आते हैं। एब्सोल्यूट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दैट इज VW और VF। तो यहाँ पर अगर हम देखें एब्सोल्यूट रिलेटिव ब्लेड वेलोसिटी, हाँ U भी आती है ब्लेड वेलोसिटी, और वेलोसिटी कंपोनेंट तो सिंपल है, A विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लेड वेलोसिटी कंपोनेंट्स बोल लो या वेलोसिटी कंपोनेंट्स बोलो, एक ही चीज़ है, दैट इज A विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, आप आसानी से कर सकते थे इसको भी। बस बच्चे कई इस चक्कर में हो जाते हैं कि इम्पल्स टरबाइन एक टेंजेंशियल टरबाइन है तो सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन दी वेलोसिटी डायग्राम बोला हो, ये नहीं बोल रहा कि टरबाइन किसके वजह से चलता है, वजह से चलता है तब आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते थे, ठीक है ना। लेकिन वो पूछ रहा है कि किस क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये सभी होते हैं, ठीक है ना। तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडी फ्लो डिवाइस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लो रेजिस्टिंग डिवाइस दैट कॉजेज अ सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड। इनमें से कौन सा एक स्टेडी फ्लो डिवाइस है जो एक फ्लो को रेजिस्ट करता है एक सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड, टू कॉजेज अ सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड। ओके, तो थ्रॉटलिंग वॉल्व, नोजल, टरबाइन, कंप्रेसर। तो अब आप यहाँ पे आंसर देखो आसानी से कर ही सकते हो कि प्रेशर ड्रॉप इनमें से किस में होता है। भाई नोजल में क्या है आपका, नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है और वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। इधर प्रेशर लगभग कांस्टेंट रहता है, अगर हम सिंपल टरबाइन की बात करें, इधर प्रेशर बढ़ाते हैं। तो वो कह रहा है सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप इन अ फ्लूइड, और हम कर क्या रहे हैं, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मतलब आसानी से होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन नोजल में फ्लो आसानी से हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए ये तो आंसर नहीं थे, लेकिन ये भी नहीं होगा। लेकिन थ्रॉटलिंग में क्या कर रहे हैं, थ्रॉटलिंग में भी प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, साथ साथ फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं हम छोटे से अपर्चर से फ्लो करवाते हैं ना आपके थ्रॉटलिंग डिवाइस में, कैपिलरी ट्यूब से, आपका क्या बोलते हैं उसे, पार्शियली ओपन्ड वॉल्व से, ठीक है ना, स्मॉल ऑरिफिस से। तो ये सब क्या है हमारे थ्रॉटल वॉल्व, दैट इज ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के लिए एक नया क्वेश्चन है, बट सिंपल है, बेसिक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी है आंसर बताने में। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ऑक्सिलरी व्यूज। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कौन सा सही है एक ऑक्सिलरी व्यूज के अकॉर्डिंग। दे शो पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल इन प्रिंसिपल व्यूज, दे आर यूज टू सिंप्लीफाई। ऑक्सिलरी व्यू बनाया क्यों जाता है, दे आर ओनली यूज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द रिप्लेस द टॉप ऑफ द फ्रंट व्यू। तो बच्चे बनाया क्यों जाता है, तो ऑक्सिलरी व्यू अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्ट हमें नहीं दिखाई देते हैं उनको हम ऑक्सिलरी व्यू में, दे शो पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल इन प्रिंसिपल व्यूज। तो ऑक्सिलरी व्यू की जरूरत वही तभी पड़ती है जब हम जो पार्ट दिखा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक में, वो पार्ट अगर वहां नहीं दिख रहा है तो वी रिक्वायर्ड एन ऑक्सिलरी व्यूज, ठीक है ना। तो दैट इज दी ए विल बी दी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, डेफिनेशन ही है उसकी बस। हाउ डज द वाटर जेट इंटरैक्ट विद द रनर बिफोर एग्जिटिंग इन अ क्रॉस फ्लो टर्बाइन, बिफोर एग्जिटिंग इन अ क्रॉस फ्लो। अब देखो क्रॉस फ्लो टर्बाइन डाला गया है जान के, क्योंकि पता है कि इम्पल्स के तो क्वेश्चन बच्चे लगा ही लेते हैं। क्रॉस फ्लो टर्बाइन के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एक पहला क्वेश्चन आया था क्रॉस फ्लो टर्बाइन का कि सिलेंड्रिकल टाइप होता है ये वो, है ना। और दूसरा जो है वो यहाँ पे आया है कि हाउ डज द वाटर जेट इंटरैक्ट, वाटर जेट कैसे इंटरैक्ट करता है जब हम क्रॉस फ्लो टर्बाइन की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है द जेट इज डिफ्लेक्टेड बाय गाइड वेज, एंटर्स फ्रॉम द साइड एंड एग्जिट आफ्टर अ सिंगल पास थ्रू रनर, ठीक है। द जेट एंटर्स फ्रॉम द टॉप, रिएक्ट्स विद द बकेट ट्वाइस एंड एग्जिट आफ्टर लूजिंग द मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी। The jet strikes the runner buckets once, transfer all its kinetic energy and exits radially. The jet flows along the runner length, exits axially without entering and transfer of it. अब देखो क्रॉस फ्लो में कभी भी आपका एक्सियली आता है, एक्सियली नहीं जाता, तो ये तो हटा दो ऑप्शन। ये कह रहा है एक्सियली आएगा एक्सियली निकल जाएगा, नहीं, एग्जिट एक्सियली नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी और सी नजर आते हैं। दूसरा है द जेट इज डिफ्लेक्टेड, ये भी गलत है। अब बचा है द जेट एंटर्स फ्रॉम द टॉप, रिएक्ट्स विद द बकेट ट्वाइस एंड एग्जिट आफ्टर लूजिंग मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी, एक तो ये है। तो जेट स्ट्राइक्स द रनर बकेट्स वंस, ट्रांसफर ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड एग्जिट्स रेडियली। अब बताइए इनमें से कौन सा आपको लगता है। ये भी आप अगर कंफ्यूजन था, जैसे मैंने कहा कि कोई टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो उसको तो मैं कहूँगा बेशक आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती का तुक्का मत मारिए, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि मिस्टेक हो जाएगी ऐसे में, ठीक है ना। तो वो मिस्टेक करनी नहीं है अपने को, क्लियर है ना। तो ऐसे में आप छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को अगर कोई कन्फ्यूज़न था या इस तरह का कुछ भी था, क्योंकि क्रॉस फ्लो टर्बाइन जो है हमने इस तरह से नहीं पढ़ा हुआ है जैसा पढ़ना चाहिए। मतलब इस पेपर के हिसाब से अगर बोले 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं क्रॉस फ्लो के, और मैं कहूँगा कि अगर उस तरह से नहीं पढ़ा हुआ है क्रॉस फ्लो आप लोगों ने, तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, और हमारी भी उतनी नहीं है क्योंकि अभी तक इतना पूछा नहीं गया है। लेकिन अब मिस्टेक मानेंगे अगर इसके बाद भी हम आपको क्रॉस फ्लो टर्बाइन ना पढ़ाएं तो, ठीक है ना। तो ये अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। तो अभी तो फिलहाल मैं इस पर क्या ही बताऊँ आपको, जब आपने पढ़ा नहीं है तो अभी तो मैं भी आंसर ही बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे क्रॉस फ्लो के बारे में, तो आपको ये आंसर भी आसान लगने लगेगा। व्हाट इज टिपिकली माउंटेड ऑन लेथ बेड, लेथ बेड में टिपिकली क्या माउंट होता है। तो ये भी आसान है बच्चों आंसर करना, क्योंकि लेथ की कंस्ट्रक्शन लगभग सभी को पता है, तो कोई ऐसा नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है ये। तो कह रहा है चक एंड गियर्स ओनली, कटिंग फ्लूइड्स, पुली सिस्टम, टेल स्टॉक, कैरेज एंड हेड स्टॉक। तो सबको पता है जो सबसे मेन चीज़ क्या है, वो टेल स्टॉक, कैरेज एंड हेड स्टॉक, ये सभी जो है वो माउंटेड है उसमें। तो ए डी विल बी दी करेक्ट आंसर। फॉर अ ड्यूअल कंबशन साइकिल फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ हीट एडिशन एंड कंप्रेशन रेशियो द। अब देखो ड्यूअल कंबशन साइकिल सब जानते हैं, ड्यूअल कंबशन साइकिल वो साइकिल जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी, ठीक है ना। बाकी हमारा जो है वो साइकिल हमारा आइसेंट्रोपिक रहता है। बस याद रखिए कि रिजेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। तो ये हमारी ड्यूअल साइकिल होती है।
वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट। इस तरह का कोई पीवी डायग्राम होता है। फॉर अ ड्यूअल कंबशन साइकिल फिक्स्ड वैल्यू ऑफ हीट एडिशन एंड कंप्रेशन रेशियो the mean effective pressure will be greater with the increase in pressure ratio and decrease in compression ratio। अब आपको इसका ड्यूअल साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने रिवीजन जब करवाया आपको तो मैंने ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी लिखवाया था। और अभी एक पता नहीं कौन सा हम लोग सेशन कर रहे थे एमसीक्यू का यूट्यूब में, एमसीक्यू सेशन, उस दिन भी मैंने कहा था कि इसका कुछ मत करना, लेकिन फॉर्मूला पढ़ जाना, क्योंकि फॉर्मूले की वजह से कुछ क्वेश्चन जो है वो फंस जाते हैं। और वो क्वेश्चन यहाँ पे भी फंसा है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर विल बी ग्रेटर विद इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो एंड डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। तो ये जो रिलेशन है ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर आपको रिलेशंस का पता है तो, क्योंकि ड्यूअल कंबशन साइकिल भी कभी आया नहीं था, लेकिन जान के डाला गया है क्योंकि ऑटो डीजल है तो भाई कम से कम। पर यह है कि ये सब के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं है कि आपको ऑटो डीजल पे क्वेश्चन नहीं पूछे। ऑटो पे ठीक ठाक पूछ लिए हैं, उसके बाद ड्यूअल पूछा है। ऐसे ही पेल्टन इम्पल्स पे पूछ लिया है, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन पे, उसके बाद आपको पूछा गया था। तो उसमें कोई गलती नहीं है पूछने वाले की, है ना, क्योंकि उसने कॉमन भी पूछे हैं, सिंपल भी पूछे हैं, और एक दो भाई आउट ऑफ भी डालेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी कंटेंट उसने दिया हुआ है। तो वो आपको क्लियर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से आंसर करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। On an inclined plane, a block is resting. The inclination angle is progressively raised. The block only starts to slide when the angle approaches to 30 degree. Okay. What is the block and the plane angle of friction and the coefficient of friction? तो बच्चों आपको फ्रिक्शन का बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपको निकालना यही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है और आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो वही बेसिक कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये फिर वही 300 नहीं है, ये डिग्री ही दिया है, 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना। तो ये 60 डिग्री 30 डिग्री। तो अब देखो सिंपल है कि म्यू और tan फाई आपस में कनेक्टेड हैं बच्चों, ठीक है। अब आपको आंसर फाई भी निकालना है और म्यू भी निकालना है यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ इतना पता है जो एंगल अप्रोचेस टू है वो 30 डिग्री है, ठीक है। जो एंगल अप्रोचेस टू है वो 30 डिग्री है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो क्लियर होनी चाहिए आपको, वो क्या होना चाहिए कि द ब्लॉक ओनली स्टार्ट्स टू स्लाइड। तो ये कंडीशन है इम्पेंडिंग मोशन की, है ना। इम्पेंडिंग मोशन है एंगल ऑफ रिपोज वाली। तो ऐसे में एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका वो इतना ही होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका फाई दैट इज 30 डिग्री, और ये अगर 30 डिग्री है तो म्यू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। और ये म्यू 30 डिग्री है तो अगेन फिर वही 1/2 √3/2 दैट विल बिकम 1/√3। तो जो क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिया गया था वही इसका आंसर भी है 0.577, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आंसर आप कर सकते हैं, दैट इज 30 डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। अगर 0.5 ही तक दिया है तो फिर आंसर जो है वो हमें, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन 10 इनवर्स दिस 0.5 ये तो नहीं है, 60 30 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 10 30 डिग्री। अच्छा इसने यही दे दिया 10 30 डिग्री। तो बच्चों ये आंसर मत मानिएगा, फिर कहीं आप जल्दबाजी में, देखो ये बहुत बड़ा ट्रिक मार लिया है यहाँ पे इसने। यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा आपको। देखो इसने ज़बरदस्ती का गलत करवा दिया होगा बहुत सारे बच्चों को, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। देखो बहुत बच्चों ने बेचारों ने गलत किया इस चक्कर में। देखो इसने क्या किया, इसने 0.577 करके आंसर आया होगा, बच्चों ने इसी को टिक कर दिया कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.5 आ रहा है समथिंग राउंड ऑफ में, और एंगल 30 डिग्री है। कि ये नहीं है आंसर, 0.577 नहीं आ रहा तो उसने 30 डिग्री ये दिया है सीधा सीधा ऐसे ही कि म्यू को आप tan 30 डिग्री लिख दो तो यही है आंसर। म्यू को आप tan 30 लिख दो तो यही है आंसर, आपको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं था। तो 0.577 को 0.5 मत मान लेना बस, अगर वही मान लिया तो बस वही मिस्टेक है, समझ लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज शेयर स्ट्रेस कंसिडर टेंजेंशियल टू द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स? व्हाई इज शेयर स्ट्रेस कंसिडर टेंजेंशियल टू द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ठीक है, वो सरफेस के अलॉन्ग पैरेलल लगता है इसलिए माना जाता है। वही आपसे पूछ रहा है ना वो कि हम शेयर स्ट्रेस को ऐसे क्यों मानते हैं, तो यही होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिकॉज इट एक्ट्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द एरिया कॉजिंग स्लाइड। तो बस सिंपल है,
इट कॉजेज इलोंगेशन, कंप्रेशन, नॉर्मल, बाकी ऑप्शन ही बहुत घटिया है, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्ट्रक्चर स्टील द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन रिप्रेजेंट, स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है लीनियर पोर्शन? तो ऑब्वियस ही बात है, आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप बना रहे हो तो उसमें जो आपका लीनियर पोर्शन है, प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट आप कह सकते हो, वहां तक ये लीनियर, तो वहां तो थोड़ा सा कर्व हो जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये आपको क्या बता रहा है, ये ई की वैल्यू बता रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। भाई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये है नहीं, यील्ड स्ट्रेंथ है नहीं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है नहीं, तो आप ऐसे भी आंसर आसानी से कर सकते हो इसका, दैट इज ए विल बी, तो सबका सही होगा ये आंसर। एट विच लोकेशन इज एब्सोल्यूट प्रेशर टिपिकली मेजर्ड, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो टिपिकली किस लोकेशन पे मेजर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। इन ए वैक्यूम और आउटर सरफेस नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन या एट सी लेवल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन बनाने वाले पे, और बनाने वाला एक ही है, ऊपर वाला, है ना। कितने अच्छे से उसने पूछा कि भैया हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो किस लोकेशन पे मेजर किया जाएगा? सी लेवल पे एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर किया जाएगा क्या? ठीक है, टिपिकली मेजर यहाँ पे, भाई यहाँ का प्रेशर तो P इक्वल टू रो जी एच ही होगा, ठीक है। टॉप ऑफ अ माउंटेन पे किया जाएगा क्या? जरूरत है टॉप ऑफ अ माउंटेन पे, यहाँ पे यहाँ का प्रेशर यहाँ के हिसाब से आएगा इस हाइट पे, क्लियर है। अगला देखो, तो ये गया, ये गया। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे किया जाएगा क्या? यहाँ पे तो हमारा गेज ही प्रेशर होगा, सीधा सीधा जो भी प्रेशर होगा वो यहीं पर होगा सरफेस पे, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, ऐसे एटमॉस्फेरिक बोलो भाई, ये गेज है, ये गेज है, ये एटमॉस्फेरिक है। अब वो क्या कह रहा है, तो ये भी गया। इन अ वैक्यूम और आउटर स्पेस, बिल्कुल सही, हमारे एब्सोल्यूट प्रेशर की जरूरत यहाँ नहीं है, एब्सोल्यूट प्रेशर की जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि ये सरफेस पे एटमॉस्फेरिक है, ऊपर गेज है, नीचे गेज है, ठीक है भाई। सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो कम हो रहा है प्रेशर, सरफेस से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है प्रेशर, तो ये नेगेटिव गेज है, ये पॉजिटिव गेज है ना। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब जब हम आउटर स्पेस में चले जाएंगे तो वहां दिक्कत आएगी हमें, तो वहां हमें क्या चाहिए? वहां चाहिए हमें एटमॉस्फेरिक प्लस गेज एब्सोल्यूट, और वैक्यूम में होंगे तब तो बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कहूँगा बढ़िया क्वेश्चन, मतलब गुड क्वालिटी क्वेश्चन जिसे कहेंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन बना के दिया है जिसने ही बना के दिया है, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट विद आउटर डाया, तो बच्चों पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जे का फॉर्मूला क्या होता है? π/32 d⁴ माइनस d⁴, तो सिंपल है आंसर, है π/32, ये आंसर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। खत्म ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को। इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ थिन सिलेंडर आर डबल्ड, ठीक है, देन हाउ डज द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर बिकम्स चेंज? फ्लूइड प्रेशर चेंज, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर चेंज? तो बच्चों क्या होगा अगर डायमीटर डबल कर देंगे तो अब आप खुद सोचिए, द डायमीटर ऑफ द थिन सिलेंडर डबल, डबल कर देंगे तो आपका जो वो है फोर्स है, या अभी आप ऐसे बोलो PD/2T, ये है आपका। तो अगर मैं डायमीटर को डबल कर दे रहा हूँ तो ये कितना हो जा रहा है लगभग? तो देन द हाउ डज द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, अब ये सिर्फ फोर्स पूछ रहा है बच्चों कि फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर कितना हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल, इसको आप ऐसा भी ले लो फिर, अगर फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर ही बोल रहा है तो आप इसे सिंपल फोर्स अपॉन एरिया से भी कर सकते हो, आपको स्ट्रेस लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हो, है ना। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो फिर सिंपल है, डाया का स्क्वायर दैट विल बिकम 4 टाइम्स, क्यों भाई, ओरली भी हो जाएगा ऐसे ही, फोर्स अपॉन एरिया डाया का स्क्वायर, तो आप सिंपल ऐसे ही करो, फिर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को कोई। आप सिंपल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो वो कह रहा है कि फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर चेंज, तो फोर्स कितना है, अभी यहाँ पे डाया का स्क्वायर है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो अगर मैं फोर्स को चेंज कर दूंगा तो इट विल बिकम एफ डैश विल बिकम प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, तो इट विल बिकम एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ, तो दैट इज बिकम 4 टाइम्स, तो इंक्रीज बाय 4 टाइम्स आप कह सकते हो, सीधा सीधा आंसर। सिंपल है, अगर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, है ना। दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। इफ द स्पीड ऑफ अ टर्बाइन इज डबल, हाउ विल द यूनिट स्पीड चेंज? सबको पता है बच्चों,
एन यू इज इक्वल टू एन बाई रूट एच होता है, ठीक है ना। इफ़ द स्पीड ऑफ द टर्बाइन डबल कर दूंगा तो यूनिट स्पीड क्या हो जाएगी, तो डबल कर दूंगा तो डेट विल ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स, वो भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल। तो अगर मैं एन यू डैश लेता हूँ इट विल बिकम 2n बाई रूट एच, खत्म, तो दैट विल बिकम 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज अ कैम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज अ कैम एंड फॉलोवर यूज टू कन्वर्ट रोटेटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग। रोटेटरी को रेसिप्रोकेटिंग में बच्चों हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम किस में करते हैं, चेन ड्राइव में करते हैं, बेल्ट कन्वेयर में करते हैं, आईसी इंजन वॉल्व मैकेनिज्म में करते हैं, या गियर बॉक्स में करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। बताइए किस तरह के सिस्टम में हम लोग जो है वो रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग, तो सबको पता है बच्चों ये हमारा कैम होता है जो रोटेटिंग है, जो कैम शाफ्ट से कनेक्टेड है, और ये हमारा फॉलोवर है ऑटोमोबाइल में जो वॉल्व होती है, ये रेसिप्रोकेट करती है। तो सिंपल है रोटेशन को रेसिप्रोकेशन में, दैट इज आईसी इंजन वॉल्व मैकेनिज्म, सिंपल, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। क्लियर है, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न किसी को भी नहीं। चलें आगे, चलिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग अ पिक्टोरियल व्यू इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यू इन टेक्निकल ड्राइंग। भाई किसी पिक्टोरियल व्यू, जो पिक्चर का व्यू है, उसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करने का उद्देश्य क्या। भाई हम तो इसलिए ही करते हैं कि करेक्ट ड्राइंग पता चलती है ना, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ती है, डायमेंशंस का पता चलता है, इसलिए ही करते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। टू सिंप्लीफाई द ड्राइंग फॉर आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन, नहीं। टू क्रिएट अ 3D रिप्रेजेंटेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ऑल डायमेंशन एंड डिटेल्स फ्रॉम द डिफरेंट, बिल्कुल बच्चों डिफरेंट व्यूज से हमें ये मिले। तो मेरे ख्याल से ये भी सभी ने कर लिया होगा, तो कोई गलती नहीं रही होगी। देखो इन सब चीज़ों को आप डर के छोड़ दोगे अगर कि अरे यार मैंने तो ईडी पढ़ी ही नहीं है, मैं तो ईडी रिवाइज करके नहीं गया, तो फिर गलत है। क्योंकि ये बेसिक छोटी छोटी बातें जो देखो छोड़ने लायक है, मैं बता भी रहा हूँ आपको कि क्या छोड़ने लायक था। अभी तक ऐसे छोड़ने लायक मैंने कितने बताए होंगे टोटल, अगर बताएं अभी तक तो मुश्किल से 4 क्वेश्चन बताए होंगे या 5 क्वेश्चन बताए होंगे जिसको आप छोड़ सकते थे, ठीक है ना। बाकी 4-5 ऐसे भी रहेंगे जिनको आप गलत कर सकते थे। तो बार बार मैं कहता हूँ 10-15 ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में जो आपके माइंड को ब्लो कर सकते हैं, बाकी सब आपको करना चाहिए एक्यूरेटली, एक्यूरेसी के साथ। क्लियर है, तो थोड़ा अपना ध्यान और बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ इन अ गियर डी इन रिवर्टेड गियर ट्रेन इन विच द गियर ए एंड बी मैशेज विद कंपाउंड गियर बी एंड सी, गियर सी इज मैचिंग विद गियर डी, modulus of gear A and C are 6 mm and 5 mm, respectively the number of teeth in gear A, B, C और ये दिया है। अब देखो बच्चों सिंपल रिवर्टेड गियर ट्रेन का क्वेश्चन है, कितने लोगों ने पहले तो किया होगा, तो मेरे हिसाब से अगर किया है आपने ये क्वेश्चन, पहले तो किया ही नहीं हो तो बात अलग है, अगर लेकिन किया है तो मेरे हिसाब से फिर सभी ने सही आंसर निकाल लिया होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ करने की देर होती है। अगर एक बार आपने सिस्टम बिठा दी, पढ़ने में बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार सिस्टम बिठा लिया कि हाँ ये दिया है ठीक है कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है, क्योंकि रिवर्टेड गियर ट्रेन की सबसे खास बात क्या होती है, रिवर्टेड गियर ट्रेन या कंपाउंड गियर ट्रेन की, वो सेंटर टू सेंटर सेम होते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो आपको मेन करना ही वही होता है। क्लियर है, समझ आ रही बात। सेंटर डिस्टेंस हमेशा याद रखिए, रिवर्टेड गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, इन सब का काम मेनली सेंटर डिस्टेंस से होता है सॉल्व, ठीक है। अब जैसे उसने बोला कि गियर डी इन अ रिवर्टेड गियर ट्रेन इन विच द गियर ए एंड बी मैशेस विद कंपाउंड गियर बी एंड सी, ठीक है, विद कंपाउंड गियर बी एंड सी। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, गियर ए एंड बी मैशेज विद, अब ए और बी जो है वो मैच कर रहे हैं किसी गियर बी सी से, जिसमें गियर सी जो है वो मैच कर रहा है डी से, तो 4 गियर हो गए ए बी सी डी, ठीक है। अब वो है हमारी रिवर्टेड, तो यही फंडा है बच्चों, ये इस तरह लगता है, ये कंपाउंड गियर ट्रेन है, इसके साथ ये सामने वाली कोई गियर कनेक्ट होगी, इसको मैं ऐसे बना दूँ ना, ये एक गियर है, ये दूसरा गियर है। देखो रिवर्टेड गियर ट्रेन जो टिपिकली आपको पढ़ा रखी है ना, आपको वही करनी है बस, ये ऐसा हो गया, तो ये दोनों एक शाफ्ट में हो गए, एक एक्सिस में हो गए, लेकिन एक शाफ्ट में नहीं है। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन आपको वही लेनी जो टिपिकली आपने पढ़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। तो अब देखो, अब सिंपल है, ये सेंटर डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है, और यही से आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना था। समझ आ रही बात।
यहीं से आपको सॉल्व करना था और आंसर निकालना था। तो ए और बी को आपस में मैश में करो और सी और डी को आपस में मैश में करो। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो आप। गियर ए एंड बी मैशेज विद कंपाउंड गियर बी एंड सी। ठीक है, ए एंड बी मैशेज विद कंपाउंड गियर बी एंड सी, गियर सी मैशेज विद गियर डी। क्लियर हो गया? बन गया आंसर अपने आप। तो जो टिपिकली रिवर्टेड पता है बस वो बना दिया करो, अपने आप आंसर जो है वो बन जाएगा। क्लियर है? नाउ अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप देख लो कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है ना? तो ये मैंने समझा दिया, अब इसको मैं सॉल्व भी करा देता हूँ आपको। तो बच्चे वो चाहे मैं हूँ आप हो, पहला राउंड सबके लिए टिपिकल होता है कि यार क्या दिया है क्वेश्चन में, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये वो सो, उसके बाद सबके समझ में आता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ गियर ए एंड सी आर 6 mm। तो ए और सी का मॉडुलस जो है वो 6 mm है, 6 mm है और 5 mm है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा, इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा। मॉडुलस पता चल गए? मॉड्यूल्स, मतलब ये मॉडुलस मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स। ठीक है ना? मॉड्यूल बच गए। और टीथ आपको पता ही है, तो बस अब आप सिंपल लो। मैं ये लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब मैं लेता हूँ आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी। ओके, ये हो गया सिंपल। अब यहाँ पे आप देखो, आर को क्या लिख सकते हैं? एम टी बाई टू ना, तो एम टी ए बाई टू प्लस एम टी बी बाई टू इज इक्वल टू एम टी सी बाई टू प्लस एम टी डी बाई टू। अब क्या क्या कट जाएगा देखो, 2 2 2 कट जाएगा, और ये मॉड्यूल अलग अलग है। इधर का मॉड्यूल जो है वो 6 है, इधर का 5 है। तो हम लिखेंगे 6 टी ए का टीथ कितना है? 24 प्लस बी का टीथ कितना है? दैट इज 36 इज इक्वल्स टू, निकालना क्या है हमें? द नंबर ऑफ टीथ इन गियर ए बी एंड सी। डी का नहीं दिया है ना, वही तो निकालना क्या है। तो सी का दिया है हमें 40। ठीक है, तो दैट इज 540 प्लस ये कितना है? टी डी निकालना है, जो ये है आपके पास इक्वेशन। बस अब इसको सॉल्व कर लिए बच्चों। क्या है? 3 50 60, 60 इंटू 6 बाई 5, तो आप कर सकते हो 12 6 72, 72 में से 40 गए, 32 आ जाएगा आंसर, है ना? आ जाएगा 32 विल बी द करेक्ट आंसर, आ जाना चाहिए। सिंपल है ना कैलकुलेशन, देखो ना, 6 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40 प्लस, सॉरी 5 को ऐसा क्या देना, 40 प्लस टी डी लिख दो। अब देखो 5 12 या 60, 12 6 या 72, 72 40 प्लस टी डी, तो टी डी इज इक्वल्स टू 72 माइनस 40 32। तो ऐसा इसलिए मैंने ओरली बता पाया मैं, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ गए? तो दैट इज अ इजी क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से सबका आंसर आया होगा जिन्होंने भी करा होगा। जिन्होंने नहीं किया वो बस डर से छोड़ गए होंगे कि पता नहीं यार, मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं। क्योंकि मुझे एक बच्चे ने मैसेज भी किया होता कि सर वो एनएचपीसी का सॉल्व करा दो, वो गियर वियर के क्वेश्चन आ रखे हैं, हमें नहीं पता चल रहा। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है बच्चों, तो सबको बता रखा है मैंने। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आए तो वो या तो टेबल वाला सॉल्व आएगा, वो नहीं आया है, टी टूथ पूछ रहा है, तो फिर आप सिंपल उससे भी निकाल सकते हो। देखो स्पीड पूछेगा तो वो टेबल वाला केस होगा एपिसाइक्लिक में, नहीं तो फिर सेंटर डिस्टेंस से ही निकलेगा। बाकी आपकी रिवर्टेड गियर ट्रेन आती है तो बेस्ट है कि सेंटर डिस्टेंस से ही निकलेगा, और कुछ नहीं है रिवर्टेड गियर ट्रेन में पूछने वाली चीज़। क्लियर है? द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टेंशन T1 T2, तो बच्चों सबको पता है रिलेशन T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सी विल बी दी करेक्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ हॉलो शाफ्ट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू डिटरमाइन। हॉलो शाफ्ट में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं उससे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टॉर्जनल रिजिडिटी, बेंडिंग मोमेंट या एक्सिलेशन। सबको पता है बच्चों क्या मेजर कर रहे हैं? CJ बाई एल, CJ बाई एल। तो J ये तो कांस्टेंट है, C और लेंथ, तो J ही तो है जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो दैट इज वी यूज टू कैलकुलेट टॉर्जनल रिजिडिटी, बल्कि L की भी जरूरत नहीं है, CJ की बात हो रही है बस। ठीक है ना? टॉर्जनल रिजिडिटी। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आंसर, किसने बेंडिंग मोमेंट, तो ये तो गलत है ना। फिर ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि J का यूज़ क्या है आपके उसमें शॉर्ट में, टॉर्जनल साफ लिख के दे रहा है वो टॉर्जनल रिजिडिटी, और क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या बेंडिंग मोमेंट थोड़ी ना निकालोगे आप इससे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट्स दैट द हीट इंजन विल नॉट प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट ओनली वन रिजर्वायर। तो सबको पता है बच्चों, बच्चे को स्टेटमेंट पता है। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड, क्या है ये स्टेटमेंट? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।
ठीक है ना, तो सिंपल है। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर वी बेल्ट इज, अब देखो वी बेल्ट के लिए वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हो सकता है आप भूल गए हो, वैसे करा हुआ है आपने, बट हो सकता है दैट इज म्यू आर अपॉन साइन अल्फा, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर बाय साइन अल्फा। और इसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि इसमें आर जो होता है वो आर बाय साइन अल्फा होता है बस, और कुछ नहीं होता, बाकी म्यू आर ही होता है बस। आर की वैल्यू जो होती है कंपोनेंट आर बाय साइन अल्फा आता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो होता है वो फोर्स एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर होता है एक्चुअली में, तो ये बनता है फिजिकल टू म्यू आर बाय साइन अल्फा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, तो याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, अब देखो ना यहीं से तो वो भी बनता है, फिर म्यू डब्ल्यू आर टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर बाय साइन अल्फा। एग्जाम्पल समझो ना, जो क्लच में भी यूज करते हैं वो वी शेप जो आती है, तो साइन म्यू आर बाय साइन अल्फा करते हो तभी तो म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक अल्फा बनता है, वो याद है ना। तो सब कुछ एक ही है बच्चों, यही फ्रिक्शन की कैलकुलेशन से क्लच होता है हमारा सॉल्व। तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहां कॉसेक अल्फा लिखता हूं मैं, तो कॉसेक अल्फा क्या है, 1 साइन अल्फा ही तो है, तो साइन अल्फा नीचे ही आएगा ऑटोमेटिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एन ओपन इंपेलर यूज इन सेंट्रिफ्यूगल पंप। भाई ओपन इंपेलर का प्रयोग क्या है, क्या के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, तो भाई हमने बोला था कि कोई हाई सस्पेंडेड मटेरियल है, उसको अगर हमारा फ्लो कर रहा है तो उसके लिए हम लोग जो है वो ओपन इंपेलर का प्रयोग करते हैं ताकि क्लॉगिंग ना हो, है ना, फंसे ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट हैज वेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एन ओपन इंपेलर यूज्ड इन सेंट्रिफ्यूगल पंप। सेंट्रिफ्यूगल में जो ओपन इंपेलर यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, या क्यों नहीं बोल रहा है वो, करेक्टली क्या डिस्क्राइब कर रहा है उसे। तो इट हैज वेन्स इनक्लोज बिटवीन अ क्राउन प्लेट एंड अ बेस प्लेट। इनक्लोज्ड बोल रहा है ना, तो ये तो हुआ ही नहीं आंसर, सीधा सीधा हटा दो। इट इज यूज ओनली फॉर पंपिंग क्लियर वाटर विदाउट सस्पेंडेड, तो गलत ही है बिल्कुल, क्लियर वाटर विदाउट सस्पेंडेड बताओ, हम उल्टा है। इट हैज ओपन वेन्स ऑन बोथ साइड एंड लैक्स क्राउन एंड बेस प्लेट, ओके। इट हैज अ पार्शियली तो सेमी इनक्लोज हो जाएगा, ये भी कट गया बच्चों। फिर देखो ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है ये, लेकिन यही है बचा है ऑप्शन, और कोई बचा ही नहीं है भाई। पार्शियली इनक्लोज तो नहीं होता ना, वो तो सेमी हो गया, फिर सेमी हो गया, वो सेमी ओपन जिसे बोलते हैं, तो सेमी ओपन तो है नहीं, वो तो ओपन इंपेलर बोलते हैं, ओपन इंपेलर इज ओपन इंपेलर, तो दैट इज दी सी इज द बाय डिफॉल्ट करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन, अभी ड्रिलिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन को लेके भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, हमारा फर्स्ट 70 क्वेश्चन के ऊपर उसमें भी था। तो नॉट बोल रहा है वो कौन सा स्पेसिफिकेशन में नहीं आएगा, तो टेबल साइज स्पेसिफिकेशन है, मैक्सिमम ड्रिलिंग कैपेसिटी हो सकता है, स्पिंडल स्पीड भी हो सकता है, लेकिन कूलेंट का यूज के ऊपर तो नहीं हो सकता है स्पेसिफिकेशन, तो यही है जो नहीं आएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट इंपैक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अ वेलोसिटी मेजरमेंट यूजिंग अ पिटॉट ट्यूब। अच्छा, इसमें से सबसे लीस्ट, सबसे कम इफेक्ट कौन सा करेगा जो हम वेलोसिटी मेजर करेंगे पाइटॉट ट्यूब से, जिसको v इक्वल टू √2gh कहते हैं हम लोग, तो इसमें सबसे लीस्ट इंपैक्ट किसका होगा, मिस अलाइनमेंट विद द फ्लो डायरेक्शन, सरफेस रफनेस ऑफ द ट्यूब, फ्लूइड डेंसिटी वेरिएशन, या साइज ऑफ पिटॉट ट्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। लीस्ट इंपैक्ट, अब देखो चारों पढ़ोगे आप तो चारों का इंपैक्ट है, लेकिन सबसे लीस्ट किसका है ये बताना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मिस अलाइनमेंट विद द फ्लो डायरेक्शन, अगर फ्लो की डायरेक्शन से मिस अलाइनमेंट होता है तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। फ्लो की डायरेक्शन में ही अगर आप मिस अलाइनमेंट कर दोगे, मानो फ्लो ऐसे आ रहा और आपने टेढ़ा कर दिया, तो ये तो मेरे ख्याल से रहना चाहिए। सरफेस रफनेस ऑफ द ट्यूब एक्सटीरियर, ओहो ये तो इसने यही गलती कर दी, एक्सटीरियर लिख दिया। एक्सटीरियर सरफेस रफनेस का क्या फर्क पड़ने वाला भाई, कुछ भी नहीं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, तो साफ साफ मिल रहा है यहाँ पे। अगला है फ्लूइड डेंसिटी वेरिएशन, बिल्कुल फ्लूइड डेंसिटी के वेरिएशन का तो फर्क पड़ेगा, अगर कंप्रेसिबल फ्लो है तो और भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो ये भी आंसर। साइज ऑफ पिटोट ट्यूब ओरिफिस, ऑब्वियस ही बात है, इससे तो फर्क पड़ेगा, तो साफ है बच्चों, बी विल बी दी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो सकता था, क्योंकि एक्सटीरियर ट्यूब का सरफेस रफ है, क्या है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हाउ डज द यूज ऑफ एन इकोनोमाइजर इंपैक्ट द ओवरऑल फ्यूल कंजप्शन ऑफ अ बॉयलर। देखो अब इकोनोमाइजर का सबको पता है बच्चों क्या है, कि फीड वाटर क्या हीट अप करने के काम आता है, जो पानी कंबशन के लिए जाने, इवेपोरेशन के लिए जाने वाला है, उसको पहले से प्री हीट करने के काम आता है। अब पानी को प्री हीट करेंगे तो तेल कम लगेगा, मतलब फ्यूल कम लगेगा, कंबशन जो है वो कम करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन फ्यूल कंजप्शन, बिल्कुल गलत। इट इंक्रीजेज द फ्यूल कंजप्शन, बिल्कुल गलत। इट डिक्रीजेज द फ्यूल कंजप्शन बाय रिकवरिंग वेस्ट हीट, बिल्कुल सही। इट इंक्रीजेज द हीट लॉसेस फ्रॉम द बॉयलर, बिल्कुल गलत। तो सी साफ है बच्चों, बहुत आसानी से आप सभी ने आंसर कर दिया होगा बिना किसी
समस्या के इस क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, शिफ्टिंग अ फोर्स अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट अफेक्ट, शिफ्टिंग अ फोर्स अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द फोर्स इटसेल्फ, द इंटरनल फोर्स इन द बॉडी, द एक्सटर्नल रिएक्शन ऑफ फोर्सेस। कौन सा आंसर होना चाहिए भाई? अगर हम लाइन ऑफ एक्शन का जो है वो कोई भी चेंज करेंगे तो क्या फर्क, किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, नॉट इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा? मोशन ऑफ द बॉडी इफेक्ट करेगा क्या? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, द शिफ्टिंग ऑफ फोर्स अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट इफेक्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, द फोर्स इटसेल्फ, द एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स इन द बॉडी या एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस। अब देखो वैसे आंसर तो बड़े क्लोज हैं सारे। डज नॉट इफेक्ट, मोशन ऑफ द बॉडी पे तो फर्क पड़ सकता है भाई, हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं या इसी के डायरेक्शन में हम यहाँ से लगा रहे हैं, मोशन में तो फर्क पड़ेगा। फोर्स इटसेल्फ में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। द इंटरनल फोर्स ऑफ द बॉडी पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, पड़ सकता है। एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स, एक्सटर्नल रिएक्शन में तो कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, ये इतना ही आएगी रिएक्शन जितने का ये लगेगा। मेरे हिसाब से डी आंसर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये इसमें ऑप्शन में कुछ झोल भी है, क्योंकि कंडीशन में देखा जाए तो फोर्स पे भी क्या फर्क पड़ने वाला, द फोर्स इटसेल्फ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है कि इट कैन बी द आंसर, ये भी आंसर हो सकता था। द इंटरनल फोर्स इन द बॉडी, इंटरनल फोर्स इन द बॉडी, बॉडी के इंटरनल फोर्सेस में फर्क पड़ेगा मे बी। अगर हम वैसे तो इंटरनल फोर्स लेते नहीं है ना, इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो फर्क तो पड़ता है इंटरनल फोर्सेस में, वो तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो इंटरनल फोर्स पे तो फर्क पड़ेगा, इसको तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन द फोर्स इटसेल्फ, उस खुद के फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। तो थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन डाइसी है, बट एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये तो आंसर हो ही सकती, ये तो आंसर है ही है, लेकिन सेकंड भी हो सकता था किसी कंडीशन पे। तो ये क्वेश्चन रहा होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट में। एंट्रोपी पर यूनिट मास ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैज अ यूनिट ऑफ, एंट्रोपी पर यूनिट मास इज द स्पेसिफिक एंट्रोपी विच इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, दैट इज किलो जूल पर के जी केल्विन, है ना, दैट इज किलो जूल पर के जी केल्विन। तो किलो जूल पर के जी केल्विन सिंपल, सबको पता है। एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू बाई टी की अगर हम बात करें, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी की बात करें, तो दैट इज किलो जूल पर केल्विन होता है, और साथ साथ डिवाइड बाय मास कर देंगे तो के जी भी आ जाएगा, दैट विल बिकम किलो जूल पर के जी केल्विन। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। Which of the following tool is used for holding multiple cutters on a horizontal milling? सेम क्वेश्चन पेपर में आया है पहले भी, और सर ने भी कराया है, क्योंकि मेरे सामने ही करवाया है सर ने, ठीक है ना। जब पहले हमने करवाया था तो सर ने सामने करवा रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग मल्टीपल कटर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। अब हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में ना ही चक आएगा, ना वाइज, ना मैंड्रिल, तो साफ है, दैट इज कॉल्ड आर्बर विल बी द करेक्ट आंसर। तो सभी ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, मेरे को लगता है। इन द बैबकॉक विलकॉक्स, बड़ी बात है, बैबकॉक विलकॉक्स को जगह मिली है यहाँ पे। बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, वेयर इज द वाटर प्रेजेंट, कहाँ होता है वाटर प्रेजेंट? ऑब्वियस बात है, बॉयलर शेल में होता है, ड्रम में होता है जिसको बोलते हैं, इनसाइड द स्टीम ड्रम, इनसाइड द फर्न, लेकिन ट्यूब भी है ना, मेन तो ट्यूब में होता है वाटर, ऊपर तो जाके वो होता है। तो अब ये किसके लिए कह रहा है वाटर प्रेजेंट, वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? अब ये अच्छा हो गया क्वेश्चन अचानक, तो ये तो आंसर नहीं है, तो जो खराब है वो हटा दो, इनसाइड द फर्नेस ट्यूब, इनसाइड द वाटर ट्यूब, ठीक है, तो ये भी हटा दो। अब क्या बचा? स्टीम ड्रम और ये। अब यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ वाटर नहीं होता, यहाँ वाटर के साथ स्टीम भी होती है, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अब क्या बचा? इनसाइड द वाटर ट्यूब, तो बिल्कुल सही, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन हो गया बच्चों, पहले झटके में गलत हो सकता था, लेकिन दैट इज अ गुड क्वेश्चन। और कई बच्चों ने किया होगा स्टीम ड्रम में होता है, स्टीम ट्यूब्स कहाँ भूल गए आप? वाटर ट्यूब्स, तभी तो वाटर ट्यूब बॉयलर बोल रहे हैं ना, वाटर ट्यूब्स। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो सब सिंपल था। The total energy of a simple harmonic oscillator is proportional to, the total energy of a simple harmonic oscillator is proportional to। अब सिंपल हार्मोनिक के लिए एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के, मास ऑफ द ऑसिलेटर। तो अब देखो, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लॉजिक से भी, कि आपका अगर हम सिंपल हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो एनर्जी आपकी क्या होगी? दैट इज एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है ना। तो ये जनरली हमारा वेव्स का क्वेश्चन भी आपने करा है, ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसने थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो जनरली सिंपल हार्मोनिक में बच्चा ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन उस तरह का पूछ लिया है, लेकिन अगर आप लॉजिक से करोगे तो कर सकते हो। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ये पढ़ाया भी जाता है वैसे उसमें, लेकिन अब वाला एमसीक्यू किया है नहीं किया है आप लोगों ने तो मुझे नहीं पता, तो कई बच्चों ने इसे छोड़ा भी है इस क्वेश्चन को।
बट दैट इज़ द फॉर्मूला एक्चुअली में। हाफ के, जैसे आप वो नहीं निकालते इलास्टिक इक्वेशन में निकालते हो, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे करके, तो एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो वो एम्पलीट्यूड जो है उसका स्क्वायर होता है ये लगभग ना, तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एनर्जी को लिखने का फॉर्मूला भी यही हमारा होता है, उसी की वजह से वो हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक के टर्म्स में ही होता है, दैट इज दी। तो जनरली कई बच्चों ने डिस्प्लेसमेंट टिक कर दिया इसमें, बस वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। दैट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इफ द रफ surfaces are rough, the friction between the two surfaces, if the surfaces are rough, the friction between the two surfaces is more zero। अगर सरफेस रफ है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कैसा होगा? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया ये, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट मैं करूँगा कि क्वेश्चन, तो मतलब है तो कुछ नहीं इसमें भाई, अगर दोनों सरफेस रफ हैं आपके तो उनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, जीरो होगा, लेस, तो ये यही होने के चांस है, और हो भी क्या सकता है? तो दैट इज द करेक्ट आंसर। A material has a bulk modulus K is equal to 80 gigapascal and Poisson's ratio mu is equal to 0.25 and what is the value of E, Young's modulus? तो E is equal to 3K 1 minus 2 mu आप लगा सकते हैं यहाँ पे सिंपल, तो that is 3 into 80 and 1 minus 0.25, तो 1 minus 0.25 1 minus 0.5 तो that is 0.5, 0.5 is 1 by 2, 1 by 40, तो 3 4 120 gigapascal। तो E इज इक्वल टू 120 गीगा पास्कल। आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं इसका। या देख लो मैंने कोई गलती तो नहीं करी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ज़्यादा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में किया है मैंने, हवा में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन हवा में की है, आप चेक कर लीजिएगा। तो E इज इक्वल टू 3 इंटू के यही आएगा, पॉइजन रेशियो 0.25 है, तो 0.25 1 minus 2 into 0.25 is 0.5, 1 minus 0.5 is 0.5, 0.5 is half 40 and 40 into 3 is 120, तो दैट इज सही आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? और शायद ये क्वेश्चन गलत भी दिया था, इसको आप कर लीजिएगा सही, ठीक है ना, ये शायद गलत भी था क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन था पेपर का, ठीक है ना, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। 120 गीगापास्कल इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा पेपर जो है वो समाप्त होता है और NHPC का कंप्लीट पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा सीखने को है इस पेपर से, बहुत कुछ अब नए पेपर के अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर बच्चे ज़रूर करिए इस पेपर को सॉल्व। इसका पहला पार्ट भी करिए, पहले पार्ट मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन थे और सेकेंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। तो मिला जुला के बहुत अच्छा पेपर है आपको सॉल्व करने के लिए इस टाइम पर, खासकर जब आप नए SSC और नए पेपर्स की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का पेपर आप सॉल्व करें और समझें कि किस लेवल पे आपको पढ़ना है चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाना। और जो भी टीचर, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो भी नए क्वेश्चंस पे काम कर रहा है, नई चीज़ों को लेके आ रहा है, और वो नई चीज़ें सिर्फ खाना पूर्ति नाम के लिए नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि मैं नया ला रहा हूँ, मैंने लगा तो दिया बड़ा बड़ा थंबनेल कि सब कुछ नया है, कुछ अपने नए क्वेश्चन लेके आऊँ, कुछ अलग डिज़ाइन के लेके आऊँ, लेकिन क्वेश्चन फिर वही हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो होना भी चाहिए वो क्वालिटी, तो हमारी कोशिश रहेगी बच्चों आपको क्वालिटी इंजीनियरिंग दें, मैकेनिकल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आपको दिखाएं। देखो हमारे लिए भी एक चैलेंज है, जैसे आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमें भी ये सिलेक्शन चाहिए कि हम आने वाले 1 आध साल में और मैकेनिकल में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन के निकलें, जो एक एडवांस प्लेटफॉर्म हो, नया प्लेटफॉर्म हो और उस पर सब नई टेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल में और अच्छे लेवल पे काम कर रहा हो। इसीलिए हम मैकेनिकल में हर वो चीज़ करना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल में आपको RRB पढ़ रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मैकेनिकल में सिर्फ एक RRB या कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं। हम अपनी भी ग्रोथ मैकेनिकल में कर रहे हैं कि हम कल के दिन पे कहीं पर प्रेजेंट हों, तो वहाँ पे हम मेक इट ईजी को भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही हम AICT के भी प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस मैकेनिकल के उस लेवल पे जहाँ कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उस लेवल पे हम लोग भी रहें। तो मैकेनिकल इसीलिए यहीं पर नहीं रुका होता, विष्णु सर जैसे रिसर्चर हमारे साथ हैं, उनका और बेहतर यूज़ हो। तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए जो हम लोग जड़ से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक कोचिंग के नाम पे आप हम लोग से ना पढ़ें, आप हम लोग से जुड़ें, तो एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर, एक बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियर के नाते जुड़ें। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में।